आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। जगन और राजू इस मतलबी दुनिया से दूर निकल पड़े थे। एक लॉन्ग ड्राइव पर राजू गाड़ी चला रहा था और जगन उसके बगल वाली सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देख रहा था। जगन के हाव भाव बता रहे थे कि वो कहीं ख्यालों में खो चुका है, मगर राजू उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाने पर था। तभी कार चलाते चलाते राजू ने जगन से कहा, जगन क्या हुआ तेरे को? बाहर क्या देख रहा है? इस पर जगन ने राजू की ओर पलटते हुए कहा, नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं बस यही देख रहा हूं कि रास्ता कितना सुनसान है। इस पर राजू बोला, हाँ ये रास्ता थोड़ा ज्यादा ही सुनसान है, पर अच्छा है ना, कोई शोर शराबा नहीं है और ना ही कुछ और। जगन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। चूंकि राजू जगन को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसे समझ आ गया कि जगन डर रहा है। दरअसल जगन थोड़ा डरपोक किस्म का लड़का था। सुनसान रास्तों से पता नहीं क्यों जगन को एक अजीब सा डर लगता था। खैर राजू ने इस बारे में उतना सोचा नहीं और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। वो रास्ता दोनों के लिए ही अनजान था। मतलब ये कि वो दोनों पहली बार उस रास्ते पर आए थे, तो जाहिर सी बात है किसी को भी उस रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजू अभी गाड़ी चला ही रहा था कि तभी उसकी कार अचानक से पिकअप छोड़ने लगी और गाड़ी लुढ़कती हुई थोड़ा आगे जाकर ही पूरी तरह से बंद पड़ गई। राजू को काफी हैरानी हुई कि आखिर ये गाड़ी को अचानक हो क्या गया, जबकि उसने गाड़ी को कल ही सर्विसिंग के लिए दिया था। हैरान होकर राजू ने 5-6 बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी थी जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतने में ही जगन ने राजू से कहा, ये सर्विसिंग कराई है तूने? इतनी जल्दी बंद कैसे पड़ गई? इस पर राजू बोला, पता नहीं क्या हो गया, रुक मैं बाहर निकल कर देखता हूं। इतना कहकर राजू गाड़ी से बाहर निकला और गाड़ी का बोनट खोलकर जांचने लगा कि आखिर दिक्कत क्या है, मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे इंजन और बाकी सारी चीजें ठीक ही लग रही थी। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे कोई फॉल्ट नजर नहीं आया, तो चेहरा लटकाते हुए राजू वापस कार में आया। राजू का लटका हुआ चेहरा देख जगन समझ गया कि क्या हुआ है, मगर फिर भी उसने राजू से कहा, क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा कुछ? राजू ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, देख अब कोई चारा तो है नहीं, एक काम करता हूँ, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ। वैसे लग तो नहीं रहा कि यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा, पर फिर भी एक बार जाकर देखता हूँ। तू गाड़ी में ही रहना और कोई अनजान आदमी के लिए गाड़ी का दरवाजा मत खोलना। फोन है ना तेरे पास? अगर कोई परेशानी आएगी तो मुझे फोन करना। इतना कहकर राजू वहां से आगे की तरफ चला गया और थोड़ा आगे जाकर ही अंधेरे में मिल गया। डरा सहमा जगन चुपचाप कार के सभी खिड़की दरवाजों को बंद करके अंदर ही बैठा रहा। उसके पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं था। अगर वो राजू के साथ जाता तो गाड़ी को कौन देखता। खैर जगन मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा, मगर उसकी घबराहट थी जो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। रात हर पल और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। घड़ी बता रही थी रात के 12 बज चुके हैं। वो रास्ता पूरी तरह से खामोशी में डूबा हुआ था। रास्ते के दोनों बाजू सिर्फ घना जंगल था, बाकी और कुछ भी उस रास्ते पर नजर नहीं आ रहा था। अभी जगन अपनी सीट पर बैठा बाहर देख ही रहा था कि तभी गाड़ी के छत पर कुछ अजीबोगरीब आवाज आने लगी। आवाज सुनते ही इतनी देर से शांत बैठा जगन
एकदम से घबरा गया। उसकी घबराहट 7वें आसमान पर चढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, कहाँ जाए। पर वो आवाज थोड़ी ही देर में बंद हो गई। जगन ने किसी तरह खुद को शांत किया, ये सोचकर कि शायद कोई परिंदा वगैरह होगा। जगन ने सोचा कि अगर वो कार के अंदर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर देगा तो उसे बाहर के लोग नहीं दिखेंगे, जिससे उसका डर कम हो जाएगा। यही सोचकर जगन ने कार के ऊपर जल रही सीलिंग लाइट को बंद कर दिया और चुपचाप गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। जगन अभी अपनी सीट पर बैठे बैठे सामने देख ही रहा था कि तभी अचानक ड्राइविंग सीट के पास वाली खिड़की पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। जगन ने हड़बड़ाते हुए अपने बगल वाली सीट की तरफ देखा तो पाया कि उस खिड़की पर कोई और नहीं बल्कि राजू खड़ा है। जगन की जान में जान आई। उसने तुरंत उस तरफ का दरवाजा अनलॉक किया तो राजू कार में आया और बोला, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा यार, फिर से कोशिश करता हूँ गाड़ी स्टार्ट करने की। इतना कहकर राजू ने फिर से एक बार गाड़ी चालू करने की कोशिश की और पता नहीं कैसे गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। जगन की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, मगर राजू उसके चेहरे पर गाड़ी स्टार्ट हो जाने के बावजूद भी खुशी का कोई हाव भाव नजर ही नहीं आ रहा था। उसने चुपचाप गाड़ी को यू टर्न लिया और वो दोनों वापस अपने घर की तरफ जाने लगे। तभी जगन ने राजू से कहा, अच्छा हुआ तूने गाड़ी को यू टर्न ले लिया, मुझे भी आगे जाना अब ठीक नहीं लग रहा था। मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सामने थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जगन को बड़ा अजीब लगा क्योंकि राजू ऐसे चुप रहने वालों में से तो कतई नहीं था। वो हमेशा बकबक करता ही रहता था, तो फिर आज चुप क्यों है? जगन को ये समझ में नहीं आ रहा था। जिस पर जगन ने राजू से कहा, क्या हुआ, तू ऐसे चुप क्यों है, कुछ हुआ क्या? मगर इस पर भी राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसी तरह से किसी पुतले की तरह बस अपनी सीट पर बैठा रहा। जगन को अब काफी अजीब सा लगने लगा था और मन ही मन में वो घबरा भी रहा था, लेकिन वो करता भी तो क्या करता। उसके पास चुपचाप सीट पर बैठे रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वक्त पानी की तरह बह रहा था। जहां थोड़ी देर पहले तक रात के 12 बज रहे थे, वहीं अब वक्त हो रहा था रात के 1:30 बजे का। जगन अभी सीट पर बैठा राजू की तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल में देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके दोस्त राजू का था। मगर ये कैसे हो सकता है? राजू तो उसके बगल में है, फिर उसी का कॉल कैसे आ सकता है? कांपते हाथों से जगन ने कॉल रिसीव किया तो सामने से आवाज आई, हेलो सुन जगन, अभी मुझे आने में जरा टाइम लगेगा, मैं जरा आगे जाकर देखता हूँ, तू कार में ही रहना। आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजू की थी। जगन के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने पलटकर गाड़ी चला रहे राजू की तरफ देखा तो अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। वो राजू नहीं बल्कि कोई और ही था। उसके आंखों की पुतलियां पूरी काली थी। जगन समझ गया कि ये उसका दोस्त नहीं बल्कि मौत है। तभी जब उसने सामने देखा तो गाड़ी रास्ते से नीचे उतरकर जंगलों की तरफ जा रही थी। उसी वक्त जगन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और चलती कार से कूद गया। चलती कार से कूदने के कारण उसके सर पर चोट आई और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो राजू उसके चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। उसने राजू को पूरी बात बताई,
मगर राजू को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस रात जो जगन के साथ हुआ उसे वो ही समझ सकता है। और उस दिन के बाद से वो दोनों कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। देर रात का वक्त, रास्ते पर फैला सन्नाटा और जंगल, ये तीनों मिलकर उस रात एक ऐसे डर का माहौल बना रहे थे जिसे शब्दों में बयां कर पाना मेरे दायरे से बाहर है। ऐसा भी नहीं था कि मैं कार में अकेला था। मेरे साथ कार में 2 और लोग भी थे, मेरा छोटा भाई अमर और हमारे पड़ोस का साहिल। मगर वो दोनों मुझसे काफी छोटे थे। मेरे भाई की उम्र तब 16 साल की थी और साहिल भी उसी की उम्र का रहा होगा। दरअसल हम तीनों एक बंदे की शादी में गए हुए थे। हालांकि इस तरह से रात में वापस लौटना ठीक नहीं था, मगर अगले दिन ही अमर का एग्जाम था, इसलिए हमें जल्दबाजी में निकलना ही पड़ा। कार ड्राइव करते हुए मैंने अमर से कहा, सो जा, अभी घर पहुंचने में टाइम लगेगा, कल एग्जाम है ना तेरा। मगर इस पर अमर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मैंने चौंकते हुए अमर की तरफ देखा तो पाया कि अमर सीट पर बैठे बैठे ही सो चुका है। मैंने गाड़ी के रियर व्यू मिरर से पीछे देखा तो साहिल भी सो चुका था। इसी दौरान जब एक बार नजर घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 1:15 बजे का। हाईवे पूरी तरह से खाली हो चुका था। कुछ देर चलने के बाद ही हमारी कार NH-66 पर पहुंची। हालांकि ये हाईवे भूतिया हाईवे के नाम से देश भर में मशहूर है, मगर मैं इन सारी बातों को एक सिरे से नकार देता हूं, क्योंकि मैं इस रास्ते से सैकड़ों बार आना जाना कर चुका हूं। मुझे तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। भले वो रात अमावस की थी, मगर चांद निकलने या ना निकलने से भूत का क्या लेना देना। यही सोचकर मैं बिंदास होकर गाड़ी भगाए जा रहा था। उस रास्ते पर गाड़ी तो दूर, एक लाइट का खंभा तलक भी नजर नहीं आ रहा था। बस जंगल और घना जंगल ही नजर में आ रहा था। अभी मैं कार ड्राइव कर ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे पर कोई आदमी खड़ा नजर आया। मैले कपड़े, बिखरे बालों वाला वो आदमी हमारी कार को देखते हुए अपने हाथों से कुछ इशारा कर रहा था। हालांकि वो इशारा लिफ्ट मांगने का नहीं था, मगर उस आदमी की हालत देखकर मुझे लग रहा था कि उसे मदद की जरूरत है। लेकिन किसी भी अनजान आदमी के लिए इस तरह से गाड़ी रोकना ठीक होगा या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ा सोच विचार करने के बाद मुझे गाड़ी रोकना ही ठीक लगा। लिहाजा मैंने कार को ठीक उस आदमी के बगल में रोका और उस तरफ, यानी जिधर अमर बैठा हुआ था, उस तरफ की खिड़की का कांच गिराते हुए उस आदमी से कहा, क्या बात है, कोई दिक्कत? इस पर उस आदमी ने एक नजर अच्छे से देखने के बाद मुझसे कहा, आगे खतरा है, आज अमावस की रात है, इस वक्त आगे जाना ठीक नहीं है। उस आदमी से इतना सुनकर ही बिना कुछ बोले मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि ये किसी होटल का एजेंट है। दरअसल एजेंट लोगों का यही काम होता है, लोगों को डराकर होटल में रुकने के लिए मजबूर करना और पैसे लूटना। मगर मैं इन सब ठगबाजों के चक्कर में पड़ने वाला नहीं था। चलते चलते अब हमारी गाड़ी कशेड़ी घाट इलाके में पहुंच चुकी थी। उस इलाके में रोड बाकी इलाकों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा संकरा था,
क्योंकि रास्ते के अगल बगल का जंगल फैलते फैलते रास्ते तक आ चुका था। अभी मैं उस रोड पर गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक मेरी कार के सामने से कोई आदमी रोड पार करने लगा। मैंने एक झटके से ब्रेक मारा, पर चूंकि मेरी गाड़ी काफी रफ्तार में थी इसलिए ब्रेक मारने का कोई फायदा नहीं हुआ। तब तक मेरी कार उस आदमी को टक्कर मार चुकी थी। गाड़ी रुकते ही मेरा पूरा बदन कांपने लगा, ये सोचकर कि मैंने एक आदमी को टक्कर मार दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। झटके से ब्रेक लगाने के कारण मेरा भाई अमर और साहिल दोनों ही जाग चुके थे। तभी अमर ने मुझसे पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी यहाँ क्यों रुकी है? अमर के सवाल का जवाब दिए बगैर मैं तुरंत गाड़ी से नीचे उतरा और उस आदमी को ढूंढने लगा जो थोड़ी देर पहले मेरी कार से टकराया था। मगर कार के बाहर मुझे कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। मैंने कार के नीचे भी देखा मगर वहां कोई आदमी नहीं था। ये वहम तो नहीं हो सकता था, तो फिर वो आदमी गया तो गया कहां? बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो आदमी मुझे कहीं नहीं मिला तो मजबूरन मुझे इस घटना को अपना वहम मानना ही पड़ा। जिसके बाद मैं वापस से अपनी कार में आकर बैठा तो मेरे कार में आते ही मेरे भाई ने मुझसे दोबारा पूछा, क्या हुआ भैया, गाड़ी के बाहर किसको ढूंढ रहे थे आप? मगर अपने भाई को मैंने कुछ भी बताना ठीक नहीं समझा, ये सोचकर कि खामोखा वो भी डर जाएगा। जिस पर मैंने अपने भाई से कहा, कुछ नहीं, तुम लोग सो जाओ। और इतना बोलकर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। मैं अभी भी उसी ख्याल में खोया हुआ था कि आखिर वो आदमी गया तो गया कहां। इतनी जल्दी कोई चोटिल इंसान उठकर जा भी नहीं सकता। ऐसा भी नहीं था कि मैंने गलत देखा हो। टक्कर तो सच में हुई थी, क्योंकि मेरी गाड़ी का बोनट थोड़ा चपटा हो गया था। इसका मतलब साफ था कि टक्कर हुई है। यही सोचते सोचते अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी पीछे वाली सीट पर बैठे साहिल ने मुझसे कहा, भैया ये अंकल आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। पहले तो मुझे लगा कि साहिल शायद नींद में बड़बड़ा रहा होगा, मगर जब मैंने गाड़ी की स्पीड कम करते हुए पीछे देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि साहिल की आंखें खुली हुई थी, यानी वो जागते हुए ऐसा बोल रहा था। मगर गाड़ी के पीछे मुझे साहिल के अलावा और कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तो फिर साहिल किसकी बात कर रहा है? मैंने जब साहिल से ये पूछा तो उसने जवाब दिया, अरे यही अंकल, मेरे बगल में ही तो बैठे हैं, आपसे बात करना है उनको। साहिल की ये उल्टी सीधी बातें सुनकर जहां एक तरफ मुझे गुस्सा आ रहा था तो वहीं दूसरी ओर मेरा छोटा भाई अमर डर रहा था। तभी मैंने साहिल से गुस्सा होते हुए कहा, साहिल चुप कर, अमर डर रहा है। मेरे इतना कहने पर साहिल चुप तो हो गया, मगर वो कुछ देर की ही खामोशी थी। थोड़ी देर बाद ही साहिल अपने बगल में देखते हुए खुद से ही कुछ बड़बड़ाने लगा, जैसे वो किसी से बातें कर रहा हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़के को हो क्या गया है। इसी दौरान पता नहीं कैसे भूले भटके मेरी नजर गाड़ी के रियरव्यू मिरर पर चली गई, तो वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरा पूरा बदन सिहर उठा, क्योंकि आरवीएम मिरर पर गाड़ी के पीछे मुझे दो लोग नजर आ रहे थे, एक साहिल और दूसरा वही आदमी जो कुछ देर पहले मेरी गाड़ी से टकराकर गायब हो गया था। उस वक्त पर मेरा दिमाग सुन्न पड़ चुका था। मेरी धड़कनों की रफ्तार के सामने बुलेट ट्रेन भी फेल थी। मैं गाड़ी चला तो रहा था, मगर मेरी नजर
गाड़ी के आरवीएम मिरर पर थी। हालांकि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था, मगर मैं अपना डर जाहिर नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे डरा हुआ देख मेरा भाई भी डर जाता। एक जिंदा लाश की तरह मैं इस आस में गाड़ी चला रहा था कि शायद हमें कोई मदद मिल जाए, और ठीक ऐसा ही हुआ। कशेड़ी घाट इलाका पार करने के कुछ देर बाद ही हमें रास्ते के किनारे एक ढाबा नजर आया। उस वक्त वो ढाबा मेरे लिए लाइफ लाइन की तरह था, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे कार को उस ढाबे की तरफ घुमा लिया। गाड़ी को ढाबे पर लगाने के बाद मैं दौड़कर ढाबे वाले के पास गया और उसे जल्दी से अपनी गाड़ी के पास ले आया। उसने मेरे बताए मुताबिक गाड़ी के पीछे वाली सीट और रियर व्यू मिरर पर देखा, मगर अब वो आदमी वहां से गायब था। जिसके बाद मैंने उस ढाबे वाले को पूरी बात खुलकर बताई, तो सारी बात सुनकर ढाबे वाले ने जो बताया वो और भी ज्यादा डरा देने वाला था। ढाबे वाले के मुताबिक आज से कुछ महीनों पहले उस रास्ते पर एक कार वाले ने एक आदमी को अपनी कार से टक्कर मार दिया था। टक्कर मारकर वो कार वाला वहां से फरार हो गया, जिस वजह से उस बेचारे आदमी की मौत हो गई। लेकिन अगर वो कार वाला फरार होने के बजाय उस आदमी को हॉस्पिटल ले जाता तो शायद वो आदमी बच जाता। तब से उसी आदमी की आत्मा कशेड़ी घाट के रास्तों पर भटकती रहती है। आगे ढाबे वाले ने बताया कि उसने हमें कोई नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि मेरी कार से उस आदमी की टक्कर होने के बाद मैं उसे देखने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा था, और अगर मैं भी नीचे नहीं उतरता तो शायद आप लोग आज ये कहानी नहीं सुन रहे होते। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।